हेलो गाइस, नमस्ते। एडुटैप आपका वेलकम करती है इस सीटीईटी के कोर्स में और हम आशा करते हैं कि एडुटैप के द्वारा जो ये सीटीईटी का कोर्स आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको ये बहुत पसंद आ रहा है और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन और इस चैप्टर में से बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप वो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर में से अराउंड 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और अगर हम पिछले सालों में जो टोटल 10 पेपर हुए हैं उनमें आज तक टोटल 30 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ चुके हैं। ये मैं आपको पेपर 1 की बात कर रहा हूं। अगर हम पेपर 2 में जाएं तो पिछले सालों में जो टोटल 10 पेपर हुए हैं सीटीईटी के आज तक, उसमें 33 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ चुके हैं और ओवरऑल हर साल 2 से 4 या एक साल 5 क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस बहुत ही जेनरिक होते हैं, कॉमन सेंस पे होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियो नंबर 1 में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो नंबर 2 में हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन हम वीडियो 2 में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वीडियो 1 में भी हम थोड़े से पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे थोड़ी थ्योरी पढ़ी और फिर एक क्वेश्चन किया। लेकिन वीडियो 2 में हम एंड में बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि पिछले सालों में इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हम सब स्कूलों में पढ़े हैं और हम सब जानते हैं कि स्कूलों में कैसा एटमॉस्फेयर है, मार्क्स पे कितना एम्फेसिस दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे रट्टा लगाकर ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद स्कूल्स में हर क्लास में एक फिक्स सिलेबस है। बच्चे को उस फिक्स सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ना पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको हिस्ट्री या ज्योग्राफी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट्स उन पे थोपे जाते हैं और वो रट्टा लगा लगा के उन सब्जेक्ट्स में नंबर लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक रट्टा लगाने की आदत सी पड़ जाती है और उसको एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। उसके अलावा हमारी क्लासेस भी बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती हैं। टीचर पढ़ाती रहती है, बच्चे सुनते रहते हैं। क्लास में कुछ कुछ बच्चे तो यहाँ तक सो भी जाते हैं। कुछ इंटरेक्टिव नहीं होता, बच्चे कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। सिर्फ किताबी नॉलेज ही मिलती है कि किताब को देखो और टीचर को सुनो और रट्टा लगा के मार्क्स ले आओ। फिर टीचर के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है कि वो कौन सा चैप्टर कब पढ़ाना चाहती है, किस दिन वो किस चैप्टर का टेस्ट लेना चाहती है। तो बेसिकली टीचर ही सब कुछ डिसाइड करती है और बच्चे तो सिर्फ टीचर को फॉलो ही करते हैं। तो इस का ओवरऑल इंपैक्ट ये पड़ता है कि बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम को एक भार समझने लगते हैं। वो इसको एंजॉय नहीं करते हैं और जब तक आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेंगे, आप एक अच्छे लर्नर नहीं बनेंगे। मतलब आपकी एक मेंटल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप रट्टा लगा के मार्क्स जरूर ले लेंगे। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे कॉलेजेस कुछ फैक्ट्रियां की तरह हैं जो कि ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रही है, पर उनमें नॉलेज या क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ओवरऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी खराब हो चुका है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कि एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में कैसा होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला है कि चाइल्ड शुड लर्न एज पर हिज नीड्स एंड डिजायर्स, कि बच्चा वो चीज पढ़े जो उसको अच्छी लगती है और जिसको पढ़ने की वो इच्छा रखता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसको मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ाए जाएं, वो एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसको एडवांस मैथ्स पढ़ाया जाए। ऐसे ही अगर बच्चा कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको अच्छे से साइंस पढ़ाई जाए और बच्चा ही ये डिसाइड करेगा कि वो कैसे पढ़ेगा। जैसे कि अगर बच्चे को साइंस पढ़नी है तो वो डिसाइड करेगा कि वो गार्डन में जाके प्लांट्स को एनालाइज करे या फिर लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स करे।
तो ये पूरा बच्चे पे छोड़ दिया जाता है कि वो क्या और कैसे पढ़ना चाहता है। दूसरा एस्पेक्ट है कि लर्निंग शुड बी फन। लर्निंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए कि हम क्लास में बैठ के टीचर को सुन रहे हैं और अपनी किताबों की तरफ देख रहे हैं और हमें नींद आ रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्निंग शुड बी इंटरेक्टिव, कि बच्चों को आप गार्डन में लेके जाएं, पार्क्स में लेके जाएं, कल्चरल फेस्ट में लेके जाएं, बच्चों को आप कुछ रिसर्च वर्क दें, बच्चों को आप लैब्स में एक्सपेरिमेंट करवाएं। तो लर्निंग करते हुए बच्चे को मजा आना चाहिए, फन होना चाहिए, तभी वो किसी चीज को अच्छी तरह से सीख पाएगा। तीसरा एस्पेक्ट है टीचर शुड बी फैसिलिटेटर। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मुताबिक टीचर को एक बैक रोल लेना चाहिए। मतलब टीचर फ्रंट पे रह के सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा या करेगी कि बच्चे को क्या करना है। टीचर वुड जस्ट बी अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब कि बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है और टीचर उस बच्चे को वो चीज करने में हेल्प करेगी, गाइड करेगी। जैसे कि अगर बच्चा कहता है कि उसको बाहर जाके कल्चरल फेस्ट देखना है, वहां से लर्निंग करनी है, तो टीचर का रोल बनता है कि वो ये अरेंजमेंट करे कि बच्चे को कैसे उस कल्चरल फेस्ट में ले जाया जा सकता है। तो पिछली स्लाइड में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक ओवरव्यू लिया। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक पे पूछा जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस, कि बच्चे को खुद एक्सपेरिमेंट करके या चीजों को देख के लर्निंग करनी चाहिए, ना कि उसको क्लास में बैठ के किताबों से लर्निंग करनी चाहिए। इसको हम टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। जैसे कि क्लास में जब बच्चा बैठ के कुछ पढ़ता है तो एक तरह से रट्टा लगा लेता है, जिसको हम टीचिंग फॉर गेटिंग मार्क्स भी कहते हैं। लेकिन जब बच्चा कुछ चीजों को अपने आप करके सीखता है तो हम उसे टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ खुद करते हैं तो हमारी एक अलग तरह की लर्निंग होती है। तो लर्निंग बाय डूइंग में बेसिकली हम कह सकते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करके सीखता है। जैसे कि किताब में तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप जब उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाती है। ऐसे ही बच्चों को गार्डन में जाके या पार्क में जाके चीजों को सीखना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट प्लांट्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। तो ये सब करने को हम लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कहते हैं। अब एक और एग्जांपल जो लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का हम ले सकते हैं, कि जैसे छोटी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर आप उनको किताब पे या कॉपी पे कुछ समझाना चाहेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो छोटी क्लासेस में खासकर ये कहा जाता है कि बच्चों को कुछ स्टोरीज के थ्रू सिखाया जाए, क्योंकि स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, वो उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पूरी तरह उस स्टोरी को सुनते हैं। और उस स्टोरी के अंदर जो भी मॉरल होता है, मतलब उस स्टोरी से जो भी सीख मिलती है, वो उन्हें अच्छी तरह समझ आ जाती है। अब आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट को किस तरह समझाएंगे। इसका आंसर हमेशा घुमा फिरा के यही होता है कि आप बच्चे को वो चीज खुद करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जब बच्चा वो चीज खुद करेगा तो वो लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कर रहा है, और ऐसा करने से उसको वो चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए अब हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो कि लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पे आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज, कि सीड्स की जर्मिनेशन के कंसेप्ट को समझाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सबसे इफेक्टिव होगा। पहली ऑप्शन है टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, कि आप स्टूडेंट्स को खुद सीड्स प्लांट करने के लिए बोलेंगे और उन्हें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑब्जर्व करने के लिए भी बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही कहती है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं कि आंसर 1 ही है। दूसरी ऑप्शन है टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड गिव डिस्क्रिप्शंस। ये तो क्लासरूम टीचिंग हो गई, इसमें बच्चा खुद से कुछ नहीं करेगा, तो दूसरा ऑप्शन गलत है।
टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, ये भी गलत है, ये भी क्लासरूम टीचिंग हो गई, बच्चा इसमें कुछ खुद से नहीं करेगा। टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, ये तो बड़ा ग्लोबल सा आंसर है, तो इसमें भी बच्चा खुद से कुछ नहीं करेगा, सिर्फ टीचर ही पढ़ाएगा। तो ऑप्शन 1 ही सबसे सही है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू इंप्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बेस्ट हेल्प हिज स्टूडेंट्स अचीव दैट गोल। कि एक पीटी टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स की फील्डिंग इंप्रूव हो जाए, इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो बच्चों को फील्डिंग इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। पहली ऑप्शन है, टेल स्टूडेंट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर देम टू लर्न टू फील्ड, कि आप स्टूडेंट्स को फील्डिंग की इंपॉर्टेंस बताएंगे ताकि वो इस पे ध्यान दें और इसको अच्छे से सीखें। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस, कि आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि गुड फील्डिंग करने से सक्सेस कैसे मिलता है, कि जो टीम अच्छी फील्डिंग करती है ज्यादातर वही जीतती है। तो ये भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन 3 है, डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, कि स्टूडेंट्स खड़े होकर देखेंगे और आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि फील्डिंग कैसे करनी चाहिए, लेकिन इसमें बच्चा कुछ खुद से नहीं करेगा, सिर्फ देख के सीखने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर 4, गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग, कि आप स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे फील्डिंग की। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करेंगे, वो खुद करके सीखेंगे कि फील्डिंग कैसे करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है चाइल्ड एजुकेशन का, वो है रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और स्पेशल है। हर बच्चे के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, हर बच्चे की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड होते हैं, और हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग होता है। तो रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और टीचर को चाहिए कि उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करे, मतलब कि उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे। जब टीचर उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेगा या समझेगी तो वो बच्चों को उनकी नीड या उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ा पाएगी। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट है इंडिविजुअल अटेंशन का। इंडिविजुअल अटेंशन के मुताबिक क्योंकि हर बच्चा अलग है, इसलिए टीचर को चाहिए कि वो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे, मतलब 1-to-1 अटेंशन दे। जब टीचर हर बच्चे को 1-to-1 अटेंशन देगा तब वो उस बच्चे को उसकी नीड्स और इच्छा के अनुसार पढ़ा पाएगा। जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे एक चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब उस क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो अब जो टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम है, लेकिन ऐसा करने से कुछ बच्चे तो उस चीज को समझ पाएंगे लेकिन कुछ बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब है कि हर बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाने की बजाय हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाए, जिस तरीके से उस बच्चे को वो चीज समझ आ जाए। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हर बच्चे को डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शन दी जाए, डिफरेंट एजुकेशन दी जाए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है डिफरेंट कंटेंट, कि हर बच्चे को जो कंटेंट पढ़ाया जाए वो डिफरेंट हो, वो बच्चे की नीड्स या इच्छा के अनुसार हो। अगर कोई बच्चा सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहता है तो उसको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाए। अगर कोई बच्चा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानना चाहता है तो उसको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाए। किसी भी कंटेंट को बच्चे पे थोपना नहीं चाहिए कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का, वो है डिफरेंट टीचिंग मेजर्स, कि हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो वो बच्चा चाहेगा कि मुझे लैब में जाके सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाए या मुझे सोलर सिस्टम पे कुछ ऑडियो या वीडियो कैसेट्स दिखाई जाए। लेकिन एक दूसरा बच्चा जो सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहता है वो शायद लैब में जाके या वीडियो कैसेट्स देख के सोलर सिस्टम को पढ़ना ना पसंद करे। वो शायद रात को आसमान में टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स और डिफरेंट प्लैनेट्स को देख के सोलर सिस्टम को
पढ़ना चाहे। तो इस तरह से हर बच्चे को सेम चीज पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचिंग मैथडोलॉजीज टीचर को यूज करनी चाहिए, और वो टीचिंग मैथडोलॉजीज चिल्ड्रन की डिजायर्स या नीड से मैच होने चाहिए कि चिल्ड्रन उस चीज को कैसे पढ़ना चाहता है। तीसरा है डिफरेंट वेज ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि कंटेंट डिफर होना चाहिए और उस कंटेंट को पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा है कि असेसमेंट करने के वेज भी डिफरेंट होने चाहिए। हमने जब बच्चे को कुछ पढ़ा दिया है तब उसके बाद असेस करते हैं कि बच्चे को यह समझ आया या नहीं आया। जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में एग्जाम्स लिए जाते हैं, पेन और पेपर पे एग्जाम लिए जाते हैं और उससे टीचर्स असेस करते हैं कि बच्चे को कितना समझ आया है। तो जो ये असेसमेंट के तरीके हैं वो भी अलग अलग बच्चों के लिए अलग 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 होने चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे तो कुछ मॉडल्स बनाना चाहेंगे ताकि उन मॉडल्स के बेस पे उनको असेस किया जाए। कुछ बच्चे ग्रुप रिसर्च करना चाहेंगे कि वो रिसर्च करके ये प्रूव करें कि उनको कितना समझ आया है। इसलिए ये टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि असेसमेंट का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप पेन और पेपर टेस्ट ले लो। असेसमेंट की जो टेक्निक है वो भी चाइल्ड के अनुसार ही डिसाइड होनी चाहिए कि चाइल्ड किस असेसमेंट टेक्निक में ज्यादा से ज्यादा या बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट कंटेंट, उस कंटेंट को पढ़ाने के डिफरेंट तरीके और असेसमेंट के भी डिफरेंट तरीके, ताकि हर बच्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ के क्या उसका कल्चर है, क्या जेंडर है, क्या इंटरेस्ट है, उस चीज को सीख पाए। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुका है सीटीटी एग्जाम में। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। कि स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। पहली ऑप्शन है, फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स। कि स्कूल चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को फॉलो करे और हर चिल्ड्रन को या हर चाइल्ड को मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। यह ऑप्शन सही है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और हर बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें श्योर हो जाए कि ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर है। ऑप्शन 2 है, अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। कि हमें वो हर तरीका अपना लेना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स के बीच के इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म हो जाएं। ये तो गलत है। स्कूल को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म नहीं करना है, बल्कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है और उसके मुताबिक हर बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी है। तो दूसरी ऑप्शन गलत है। तीसरी ऑप्शन, रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स। के जो स्लो लर्नर्स हैं उनको स्पेशल स्कूल्स में डाल दें, यह भी गलत है। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। के एक ही करिकुलम फॉलो हो सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो। यह गलत है, क्योंकि अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो उन्हें सेम करिकुलम नहीं देना चाहिए। जो कंटेंट है यानी कि करिकुलम है वो भी वेरी करना चाहिए एज पर देयर नीड्स एंड डिजायर्स। तो ये ऑप्शन 4 भी गलत है। तो सही आंसर होगा 1 कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम फॉलो करना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स, असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स एंड वेरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ कंटेंट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कि इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जिसमें पढ़ाने के डिफरेंट तरीके, असेसमेंट के डिफरेंट तरीके और कंटेंट भी वेरी करता है बच्चों के मुताबिक। तो ऐसा कौन सी टेक्निक में होता है। हमने ये अभी पढ़ा था कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में हर बच्चे के लिए डिफरेंट कंटेंट होता है, उस कंटेंट को पढ़ाने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं और उस कंटेंट को असेस करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर तो क्लियरली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि 3 ही होना चाहिए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट पता है तो आप इसको आधे या 2 सेकंड में ही कर लेंगे। चलिए अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, लर्नर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। लर्नर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस का मतलब है कि बच्चों को फ्रीडम दे दी जाए कि वो खुद डिसाइड करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं।
व्हाट टू स्टडी से मतलब है कि चिल्ड्रन ये डिसाइड करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन ये डिसाइड कर पाएं कि वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अगर वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये फोर्स ना किया जाए कि वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ें, और अगर वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उनको एनफोर्स ना किया जाए कि वो प्लांट्स के बारे में पढ़ें। ऐसे ही बच्चा ये भी डिसाइड करे कि वो जो भी पढ़ना चाहता है उसको वो कैसे सीखना चाहता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहता है तो वो डिसाइड करे कि वो सोलर सिस्टम के बारे में कैसे पढ़ेगा। पहला तरीका तो है कि वो किताब से पढ़ ले। दूसरा तरीका है कि वो प्लानिटेरियम जाके सोलर सिस्टम के बारे में सीख ले। तीसरा तरीका है कि वो नाइट स्काई में टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स और प्लैनेट्स को देख के सोलर सिस्टम को सीख ले। तो बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं सोलर सिस्टम को सीखने के। इसलिए बच्चा डिसाइड करे कि वो कौन सा तरीका अपनाना चाहता है सोलर सिस्टम को सीखने के लिए, ताकि वो तरीका से सीखते समय उसको वो चीज सीखने में इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग बेसिकली आपके पहले कैरेक्टरिस्टिक जो कि लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस था उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि बच्चा क्लास में बैठकर बोर होने की बजाय बाहर जाकर कुछ चीजें अपने आप से करे जिससे उसका लर्निंग में इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे कि अगर हम बच्चे को कोई मॉडल बनाने के लिए कहेंगे तो वो मॉडल बनाते समय उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगा और उससे वो बहुत कुछ सीखेगा। ऐसे ही बच्चों को प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताने के लिए उनको गार्डन या पार्क में ले जाना चाहिए। बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से वो प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं और वो चीजों का जो उनके दिमाग पे असर होता है वो अलग ही होता है। किताब से जब हम पढ़ते हैं तब हम एक तरह से रट्टा ही लगाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हम उस चीज को समझ जाते हैं और वो चीज हमें कभी भूलती नहीं है। एक्टिव लर्निंग से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा लागू होता है। अब सपोज कीजिए आप बाजार से एक टॉय ले आते हैं जो कि इन पीसेस में मिलता है। इन पीसेस को जोड़कर आप एक चेयर बना देते हैं ताकि आपका बच्चा इस चेयर से खेल पाए। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चे इस चेयर को खोलकर दोबारा से पीसेस में ले आएंगे, और जब वो ऐसा करते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चे इस टॉय को तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली बच्चों में एक इनहेरेंट क्यूरियोसिटी होती है कि वो इसको खोल के देखें कि ये कैसे बनी है, और फिर वो दोबारा से इन पीसेस को जोड़ने लगेंगे। तो बेसिकली बच्चों की ये क्यूरियोसिटी ही है जिसके कारण ये चेयर को वो खोलेंगे और बाद में दोबारा से पीसेस को जोड़कर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो माता पिता को जब बच्चे ऐसा करते हैं तब इरिटेट नहीं होना चाहिए, और उन्हें बच्चों को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए और पुनिश भी नहीं करना चाहिए। मतलब उन्हें बच्चों को ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिए और समझना चाहिए कि ये एक नॉर्मल चीज है, ये करके बच्चे कुछ सीखने की ही कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नो रोट लर्निंग। मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में रट्टे की कोई भी जगह नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लास में अच्छे नंबर लाएं और उनका नाम रोशन करें। इसके लिए वो बच्चों को लालच भी देते हैं कि अगर उनके अच्छे नंबर आए तो वो उनको मोबाइल ले देंगे या फिर साइकिल ले देंगे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब बच्चों को ऐसी लालच दी जाती है तो वो अच्छे नंबर लाने के लिए किताबें उठाकर रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन रट्टा मारने से लॉन्ग रन में कुछ फायदा नहीं होता है। बच्चा थोड़ी देर में ही उस चीज को भूल जाता है और उसको कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि बच्चे को रट्टा मरवाया जाए, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ध्यान बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करने में लगाना चाहिए। आइए अब एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स। इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रेटेजी माइट नॉट वर्क सिंस, कि अगर हम चिल्ड्रन को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने पे एक सर्टिफिकेट दे दें तो इस स्ट्रेटेजी का लॉन्ग रन में क्या डिसएडवांटेज है। ऑप्शंस हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग, कि जब बहुत सारे बच्चे किताबों को पढ़ने लग जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन हमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। दूसरी ऑप्शन है, रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, कि जब
बच्चे बुक्स पढ़ने लग जाएंगे तो अपना होमवर्क नहीं कर पाएंगे। ये तो गलत लग रही है, क्योंकि बुक्स पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप अच्छे से पढ़ लें, जो भी आपका स्कूल का काम है वो आप अच्छे से कर लें। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। तीसरा ऑप्शन है दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट्स। ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि हम इस सिनारियो में बच्चे को लालच दे रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स पढ़ लेगा तो हम उसे सर्टिफिकेट देंगे। तो बच्चा इस लालच में आके बुक्स को पढ़ना शुरू कर देगा। उन बुक्स को वो शायद समझेगा नहीं, सिर्फ रट्टा लगाने लग जाएगा। तो बेसिकली ये लॉन्ग रन में स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है कि आप बच्चे को बोलें कि वो रट्टा लगाए और रट्टा लगा के सर्टिफिकेट ले। तो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है, एक बार चौथा ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं। द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, कि लाइब्रेरी को इस केस में बहुत ज्यादा किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ये सही है, लेकिन लाइब्रेरी कभी भी हिचकिचाती नहीं है किताबें खरीदने से। अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो लाइब्रेरी और बुक्स ले आती है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 3 ही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, कि अगर आप बच्चे को बुक्स पढ़ने पे सर्टिफिकेट देंगे तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए ही बुक्स पढ़ेगा, कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं देगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि चिल्ड्रन को क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप जो टीचर बोलता है उसको सुनते रहते हैं और बहुत ज्यादा बोरिंग फील करते हैं, यहां तक कि उनको नींद भी आने लगती है। लेकिन अगर आप क्लास में बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करेंगे तो वो क्लास में इन्वॉल्व रहेंगे, वो टीचर को सुनेंगे और अच्छे से चीजों को समझेंगे। जब बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली उसकी इंटरेक्शन होती है टीचर से और बाकी बच्चों से भी। और जब क्लास में इंटरेक्शन होती है तो सभी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि क्लास में एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। और जब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बन जाता है वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हें उस चीज पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों के तो कंसेप्ट्स क्लियर हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में टीचर को भी ये पता लग जाता है कि बच्चे सोच क्या रहे हैं। अगर वो कुछ गलत सोच रहे हैं तो टीचर को भी ये पता लग जाता है कि वो कहाँ गलत सोच रहे हैं। उसके बाद टीचर को बच्चे को समझाने में आसानी हो जाती है। अब सपोज कीजिए एक बच्चा 2 into 3 को 6 देख के कहता है कि मैम आपने ये गलत लिखा है, उसके मुताबिक 2 into 3 6 नहीं होना चाहिए। इस पे टीचर पूछती है कि चलिए आप बताइए कि 2 into 3 अगर 6 नहीं होगा तो क्या होगा। इस पे बच्चा बोलता है कि 2 into 3 5 होना चाहिए। तो जब बच्चा 2 into 3 को 5 कहेगा तो टीचर को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बच्चा इंटू की जगह प्लस कर रहा है। उसके बाद टीचर शायद उससे 2-3 क्वेश्चन पूछेगी कि जैसे 3 into 4 क्या होता है। अगर बच्चा इसका आंसर 7 देगा तो टीचर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बच्चा मल्टीप्लिकेशन और प्लस में कंफ्यूज हो रहा है। उसके बाद टीचर को बच्चे को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। टीचर कुछ एग्जांपल्स लेके ये क्लियर करेगी कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए 2 into 3 भी 6 होता है, 5 नहीं होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following statements best describes why children should be encouraged to ask questions in the class? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है कि चिल्ड्रन को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। पहली ऑप्शन है क्वेश्चंस इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। चलिए ये कुछ हद तक तो सही है, पर क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? ये तो बाकी ऑप्शंस को इवैल्यूएट करके ही पता चलेगा। दूसरी ऑप्शन है क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शन से इंटरेस्ट पैदा होता है और इंटरेस्ट से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। फिर भी हम ऑप्शन 3 देख लेते हैं। चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स। ये तो गलत है। आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए इसलिए तो एनकरेज नहीं करेंगे कि उनकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए। कुछ स्टेज पे जाके बच्चों की लैंग्वेज तो एक अच्छी खासी बनी जाती है, वो क्वेश्चन पूछने से इंप्रूव नहीं होती है। ऑप्शन 4 है चिल्ड्रन कैन बी मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाय मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे डोंट नो। ये तो गलत है।
अगर हम चिल्ड्रन को ये रियलाइज करवाएंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता है, इससे तो वो डिमोटिवेट होंगे। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन या फिर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि क्वेश्चन पूछने से इंटरेक्शन बढ़ती है और इंटरेक्शन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट? कि आप चिल्ड्रंस को क्लास में कैसे हेल्प करेंगे ताकि वो अपने कंसेप्ट को चेंज यानी कि करेक्ट कर पाए? पहली ऑप्शन है बाय गिविंग देम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप उन्हें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे यानी कि कुछ ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये बेस्ट तरीका है? चलिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। दूसरी ऑप्शन है बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जब चिल्ड्रन अपने कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बताते हैं तो टीचर को चिल्ड्रन के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लग जाता है। जैसे कि जब बच्चा बताता है कि 2 इंटू 3 5 होना चाहिए, तो टीचर को आइडिया लग जाता है कि बच्चा इंटू और प्लस में कंफ्यूज कर रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 कि आप जब चिल्ड्रन को अपने कंसेप्ट्स को समझाने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कहां गलती कर रहा है और आप उनको अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को करेक्ट करने में हेल्प कर पाएंगे। तीसरी ऑप्शन है बाय डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट। क्या आप बच्चों को डिक्टेट करेंगे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में और फिर उन्हें रट्टा लगाने के लिए कहेंगे? ये तो गलत है। बाय पुनिशिंग चिल्ड्रन इफ देयर कंसेप्ट्स आर रॉन्ग, क्या आप चिल्ड्रन को डांटेंगे मारेंगे अगर उनके कंसेप्ट्स रॉन्ग हैं? ये भी गलत है, क्योंकि कभी भी किसी बच्चे को फोर्स से नहीं सिखाया जाता है, मार पीट के नहीं सिखाया जाता है। तो इसका आंसर तो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोलैबोरेशन इन लर्निंग। कोलैबोरेशन इन लर्निंग का मतलब है कि बच्चे एक दूसरे से सीखें। जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तो उनमें एक सोशल स्किल डेवलप होती है, मतलब वो ये सीखते हैं कि एक दूसरे से कैसे मिलना जुलना है, एक दूसरे से कैसे बात करनी है। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट डेस्क के शेप में एक लीनियर अरेंजमेंट होता है कि एक डेस्क के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, और सब बच्चे टीचर की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये करने से ही कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मतलब लर्निंग मिलजुल के होती है। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें प्लेवे स्कूल्स में भेजते हैं। प्लेवे स्कूल्स का भी यही कंसेप्ट है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से खेलें और चीजों को सीखें। तो प्लेवे स्कूल्स भी कोलैबोरेशन इन लर्निंग के फंडे पे ही बने हुए हैं। अगर हम वाइगॉत्सी की थ्योरी को याद करें जो कि कहती है कि सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग होती है, वो भी इस फंडे पे ही बेस है कि कोलैबोरेशन इन लर्निंग होनी चाहिए, कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट जो फंडा है या करेक्टरिस्टिक है वो है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। हमने बहुत बार देखा है कि हमारे स्कूल्स में एकेडमिक नॉलेज पे ही स्ट्रेस दिया जाता है और ये समझा जाता है कि जिस बच्चे को एकेडमिक नॉलेज है वो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो ही बच्चा लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन एकेडमिक नॉलेज के बाहर जाके भी कुछ डेवलपमेंट की डोमेन्स हैं जिनमें बच्चों की डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मॉरल। हम इन डोमेन्स के बारे में पहले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम समराइज करना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट हो, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट की तरफ ही ध्यान देती है। क्वेश्चन है, यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, कि जो यंग लर्नर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको क्लास में अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्यों एनकरेज करना चाहिए? पहली ऑप्शन है दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से क्वेश्चंस के आंसर को जान जाएंगे। ये तो गलत है, ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चंस के आंसर को जान जाएंगे। दूसरा है द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, क्योंकि इससे सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ये भी गलत है, हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि इंटरेक्शन से सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है। हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर आ जाती है।
तीसरा है दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी। ये बिल्कुल सही है। हमने अभी पढ़ा था कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, वो लर्निंग में बच्चों की सोशल स्किल भी डेवलप होती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं। द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, कि ये करने से कि जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। ये कुछ हद तक शायद सही हो सकता है कि जब बच्चे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो इन्वॉल्व रहेंगे और टीचर को थोड़ी आसानी रहेगी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 3 ही है कि इंटरेक्शन से सोशल स्किल्स बढ़ती हैं और इसीलिए हमें बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है नो मार्क्स बेस्ड असेसमेंट, के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मार्क्स बेस्ड असेसमेंट नहीं होती है। मतलब कि बच्चों को पेन एंड पेपर टेस्ट के लिए नहीं बिठाया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में बच्चों को टर्म के एंड में पेंसिल और पेपर टेस्ट देने के लिए कहा जाता है, जो कि एक टाइम्ड टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं और असेस किया जाता है कि कौन कितना जानता है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये बिल्कुल भी नहीं होता। मार्क्स बेस्ड असेसमेंट को स्ट्रिक्टली नो नो कहा गया है। तो बेसिकली फिर असेसमेंट होती कैसे है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में असेसमेंट के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि बच्चों को कुछ चीजों के वर्किंग मॉडल्स बनाने के लिए कहा जा सकता है और जिसका मॉडल ज्यादा अच्छा होगा हम जान पाएंगे कि उसको ज्यादा नॉलेज है। ऐसे ही बच्चों को ग्रुप रिसर्च के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो ग्रुप में रिसर्च करेंगे तो वो बहुत एनालिटिकल माइंड लगेगा और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होगी। तो ये समझना जरूरी है कि असेसमेंट सिर्फ मार्क्स बेस्ड ही नहीं बल्कि दूसरे तरीकों से भी हो सकती है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इन्हीं दूसरे तरीकों पर एम्फेसिस दिया गया है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब है कि बच्चे अपनी स्पीड से सीखते हैं और उन पे कोई भी टाइम का प्रेशर नहीं होता। हमने देखा है कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि आपको इन 2 महीनों में ये करना है, उसके बाद आपका एग्जाम है और फिर एग्जाम के बाद अगले 2 महीनों में आपको ये करना है और फिर फाइनल एग्जाम है जिसमें सारा सिलेबस पूछा जाएगा। तो ये करने से बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और वो लर्निंग को बाहर समझने लगते हैं और उसको एंजॉय नहीं करते। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन स्ट्रेस देती है कि बच्चे अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ सकें और उन पे कोई भी टाइम का प्रेशर ना डाला जाए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग रिलेटेड टू रियल लाइफ, के हम बच्चे को जो भी चीज सिखा रहे हैं या बच्चा जो भी चीज सीख रहा है वो अगर रियल लाइफ से रिलेटेड होगी तो बच्चा उससे ज्यादा रिलेट कर पाएगा, उस चीज को जल्दी समझेगा। जैसे कि अगर बच्चे को प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है तो इसका सही तरीका होगा कि सबसे पहले बच्चों को उन सब्जियों के बारे में बताना चाहे जो प्लांट से मिलती हैं। फिर बताया जाए कि कैसे इन सब्जियों को कुक किया जाता है और ये वही सब्जियां हैं जो हम अपने नाश्ते में या लंच में या डिनर में खाते हैं। जब बच्चों को ये कंसेप्ट इस तरह से समझाया जाएगा तो वो इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो हर रोज जो सब्जियां खाते हैं उनको समझ आएगा कि वो सब्जियां उन्हें प्लांट से ही मिलती हैं। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये बहुत स्ट्रेस देकर कहता है कि लर्निंग शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू रियल लाइफ। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स है और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिट बैठता है। क्वेश्चन है चिल्ड्रन डैश फॉस्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी दैट। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन फॉरगेट फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी यूजफुल इन क्लासरूम। हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है तो अभी आप इस ऑप्शन को रिजेक्ट ही कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन रिकॉल फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी लिंक्ड विद देयर क्लास वर्क ओनली, कि चिल्ड्रन सिर्फ उन्हीं चीजों को अच्छे से रिकॉल करते हैं या याद रखते हैं जो उनके क्लास वर्क से रिलेटेड है। शायद ये आंसर सही हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चीजें चिल्ड्रन के क्लास वर्क या मार्क्स से रिलेटेड होती हैं वो उनको अच्छे से रट्टा मार लेते हैं। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही हो सकती है, पर क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन मेमोराइज फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी कल्चरली न्यूट्रल।
ये तो हमने पढ़ा नहीं है कि रट्टे का कल्चर से कोई रिलेशन है। फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी यूजफुल इन रियल लाइफ। वाह, ये है आपका आंसर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर चिल्ड्रन की लर्निंग रियल लाइफ से रिलेटेड होगी तो वो उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। हमने देखा है कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में एक फिक्स टाइम टेबल होता है कि मंडे को ये पीरियड है, ट्यूसडे को ये पीरियड्स हैं और हर पीरियड 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। तो वो एक बहुत रिजिड एनवायरनमेंट है कि बच्चे को इस टाइम पे ये ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ऐसा कोई भी रिजिड टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, बच्चा जो पढ़ना चाहे, जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसके साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल होता है। कोई फिक्स्ड सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है कि आपको एक रो में ही बैठना है और टीचर को फेस करना है। बड़ा ओपन सा एनवायरनमेंट रखा जाता है, बच्चा कहीं भी जाकर घूम फिर कर कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाके ऐसा माहौल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर हो जाता है ताकि बच्चे एक दूसरे को फेस कर पाए, उनसे इंटरेक्ट कर पाए और सीख सकें। तो ये प्लीज याद रखिएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, वो है नो पनिशमेंट। हमने अक्सर देखा है ये टीचर्स या माँ बाप बच्चे को मारने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे ही बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन हुई या उसने कोई शरारत की तो टीचर और माँ बाप उनके थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इस चीज के लिए सख्त मनाही है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पनिशमेंट को बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अनुसार अगर हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उनको अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं रहता और इस कारण वो आगे जाके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं पनिशमेंट पे। गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन, कि जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो उसका बच्चों पे क्या असर होता है। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, कि ऐसा करके हम बच्चों को बुरे काम करने से रोक लेते हैं और हम चाइल्ड की एक बुरी इमेज बनने से रोक लेते हैं। गलत है, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि बच्चे को पनिशमेंट देनी नहीं चाहिए। इंप्रूविंग देयर स्कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बच्चे को मारेंगे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा और स्कोर्स और भी गिरेंगे, वो कभी भी बढ़ नहीं सकते। डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट, ये सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पनिशमेंट देने से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है और उसका अपने आप पे विश्वास कम होता है। इसीलिए ऑप्शन 3 डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट सही है। एक बार ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं, मोटिवेटिंग देम टू वर्क, ये भी गलत है, क्योंकि आप अगर बच्चे को मारेंगे वो मोटिवेट नहीं, वो डीमोटिवेट होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चे को पनिशमेंट देने से उनका सेल्फ कंसेप्ट यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, यानी कि डैमेज होता है। अब हम दो और करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, इन्हें हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहला करेक्टरिस्टिक है इंटरेस्टिंग लर्निंग, कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से लर्निंग करते हैं तो उनका उस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मानना है कि अगर चिल्ड्रन किसी टास्क को करते हुए बोर हो रहा है तो या तो वो उसको टास्क पसंद नहीं है, या फिर वो टास्क को इतनी बार कर चुका है कि अब वो टास्क रेपिटेटिव हो गया है और अब बच्चे का उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। दूसरा करेक्टरिस्टिक है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है कि जब भी बच्चा क्लास में बहुत बुरा परफॉर्म करे या फिर चीजों पे कंसंट्रेट ना कर पाए या बुरे कामों में लग जाए, तो टीचर का ये रोल बनता है कि वो बच्चे से बात करे, उसको समझे, उससे पूछे कि उसको क्या चीज है जो सता रही है। काउंसलिंग से बच्चे के बारे में जाना जा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और फिर उस चीज का सलूशन भी निकाला जा सकता है। अगर जरूरत पड़े तो टीचर और पेरेंट्स को मिलकर भी काम करना चाहिए ताकि वो चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाए और उनका सॉल्यूशंस निकाल पाए। काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि काउंसलिंग के दौरान जब बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन है, क्या बनना चाहता है और उसकी परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है, तो बच्चा खुल के बात करता है
और वो अपने थॉट्स के बारे में भी सोच पाता है कि आखिर उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनको वो कैसे कंट्रोल में लाए, वो अपना एक विजन कैसे बनाए, वो अपने विजन को पाने के लिए कैसे हार्ड वर्क करे। तो इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में काउंसलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, कि जब बच्चा कुछ टास्क को करके बोर हो जाए तो इससे क्या पता चलता है। पहली ऑप्शन है, द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि अगर बच्चा कोई टास्क करके बोर फील कर रहा है तो उसके दो ही रीजंस हैं, या तो उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा है कि उसको इंटरेस्ट तो है लेकिन वो चीज को वो बार बार कर चुका है और उसको वो रेपिटेटिव लग रही है। तो पहला ऑप्शन कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट। ये तो गलत है, क्योंकि अगर बच्चा बोर फील कर रहा है तो इसका मतलब वो टास्क से बोर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। ये भी गलत है, क्योंकि वो टास्क से बोर हो रहा है। अगर उसका टास्क बदल जाए तो उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और वो उस चीज को अच्छे से करने लगेगा। फोर्थ ऑप्शन है, चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, कि हमें बच्चे को डिसिप्लिन करना होगा कि उसको टास्क से बोर ना होके उसमें इंटरेस्ट पैदा करना होगा। ये भी गलत है। हम किसी को फोर्सफुली तो नहीं कह सकते कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा करे, इंटरेस्ट तो नेचुरली डेवलप होता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, कि अगर बच्चा बोर फील कर रहा है तो उसका मतलब वो उस टास्क से बोर हो चुका है, वो टास्क उसके लिए रेपिटेटिव बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन द स्कूल हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प हर बाय, कि अगर एक स्टूडेंट स्कूल में लगातार गंदे मार्क्स ला रहा है या गंदे ग्रेड्स ला रहा है तो हम उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस कर सकते हैं कि वो किसकी हेल्प लें। पहला है, वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद टीचर्स। ये बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा था कि जब बच्चे की परफॉर्मेंस गिरती है तो टीचर को काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चे की, और पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि जब बच्चे की परफॉर्मेंस गिर जाए तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो टीचर के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विद होल्डिंग मोबाइल फोन्स मूवीज कॉमिक्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्ले, कि हम बच्चे के मोबाइल फोन्स मूवीज और कॉमिक्स सब कुछ बंद कर दें और उसको बोलें कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर। ये तो गलत है, इससे बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, वो और इरिटेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, नरेटिंग हर द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ फॉर दोज हु डू नॉट पोजेस प्रॉपर एजुकेशन, कि हम बच्चों को ऐसी कहानियां बताएं कि जो लोग लाइफ में एजुकेशन नहीं कर पाए थे वो बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है मोटिवेशन का, लेकिन अगर देखा जाए तो पहली ऑप्शन तीसरे से ज्यादा सही है। जबकि मैं बोलूंगा कि पहली और तीसरी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन पहली ऑप्शन ज्यादा सही है। चौथी ऑप्शन, फोर्सिंग हर टू वर्क हार्डर एट होम, कि वो बच्चे को बोलेंगे कि वो घर आके ज्यादा काम करे। ये भी गलत है, क्योंकि किसी को आप फोर्स करके उसको बोल के कि आप ज्यादा काम करो, इससे बच्चे की कभी भी आउटपुट नहीं बढ़ेगी, वो इरिटेट होगा और उसकी परफॉर्मेंस और डाउन जाएगी। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, कि अगर बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो टीचर के साथ मिलकर बच्चे की हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज ट्राइंग टू काउंसल अ चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग इन स्कूल्स, कि एक टीचर एक बच्चे को काउंसल कर रही है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस एक्सीडेंट के बाद कम हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट काउंसलिंग के बारे में सबसे सही है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अबाउट द पैलिएटिव मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, के काउंसलिंग सिर्फ लोगों को सहानुभूति देने के लिए ये है ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। ये बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था कि काउंसलिंग सहानुभूति के लिए नहीं है, बल्कि वो बच्चों की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करती है, उसके सोल्यूशन ढूंढती है। और बच्चों को भी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके वाकई में प्रॉब्लम क्या है तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिनसे उनमें कॉन्फिडेंस आता है। ऑप्शन नंबर 2, इट बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ऑन थॉट्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि काउंसलिंग में जब बच्चों से पूछा जाता है कि वो कौन है, क्या बनना चाहते हैं और वाकई में उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपने दिमाग में चल रही बातों के बारे में सोचते हैं और वो खुद एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ है और कहाँ जाना चाहते हैं। ये सब कुछ करके उनको क्लैरिटी होती है
कि अब उनको लाइफ में करना क्या है और इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, इट इज अबाउट गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर फ्यूचर करियर ऑप्शंस। ये भी कुछ हद तक सही है कि काउंसलिंग से हम स्टूडेंट्स को उनके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि काउंसलिंग का मेन पर्पस यही होता है कि बच्चों में थॉट क्लैरिटी आए और सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। ऑप्शन नंबर 2, इट कैन बी डन ओनली बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, कुछ हद तक सही है, लेकिन हमने देखा है कि टीचर्स और पेरेंट्स भी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 के काउंसलिंग से बच्चे में थॉट क्लैरिटी आती है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चंस हरसेल्फ, शी एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर्स, हैव ग्रुप डिस्कशंस एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का कभी भी आंसर नहीं देती है, बल्कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है कि वो आपस में इन क्वेश्चंस के आंसर सजेस्ट करें, ग्रुप डिस्कशंस करें और कोलैबोरेटिव लर्निंग करें। ये अप्रोच किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हमने पढ़ा था कि ये अप्रोच प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन लर्निंग पे बेस्ड है, या फिर हम इसको एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब चिल्ड्रन आपस में डिस्कस करेंगे वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और उनका इंटरेस्ट बनेगा, जिससे उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसके बारे में हम पिछले आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, उसको दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन और दूसरा नाम है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। तो एग्जाम में अगर कहीं भी चाइल्ड सेंटर्ड की जगह लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर यूज हो, तो उसका मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही है। अब हम पढ़ेंगे कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या फर्क है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है, लेकिन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है जिसमें टीचर एजुकेशन का फोकस है, मतलब टीचर डिसाइड करती है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब हम जब ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में पढ़े हैं वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स ही थे, क्योंकि हमें एक फिक्स टाइम टेबल दे दिया जाता था, हमें एक फिक्स्ड किताबें दे दी जाती थी, हमारे क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था वो भी फिक्स होता था, और हमें क्लास में बैठ के बुक से ही पढ़ाया जाता था, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवाई जाती थी। तो ये सब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में ही होता है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में फर्क क्या है। चलिए, जो पहला डिफरेंस है टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में, वो है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में स्टूडेंट्स का बहुत पैसिव रोल होता है, उनका रोल एक्टिव नहीं होता है। वो क्लास में बैठ के टीचर्स को सुनते हैं और किताबों को पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जाता है। जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में स्टूडेंट लर्निंग का फोकस होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वो लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से सीखता है, जैसे कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है या कुछ वर्किंग मॉडल्स बनाता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर पूरी क्लास को पढ़ाती है, वो एक ही तरीके से सारी क्लास को पढ़ाती है, वो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके को नहीं अपनाती है। तो चाहे कोई बच्चा इंटेलिजेंट है चाहे नालायक है, लेकिन टीचर सब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही तरीका अपनाएगी, मतलब इसमें इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दी जाती है। जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है और हर बच्चे को उसकी नीड के अनुसार ही पढ़ाया जाता है, जिसे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करती है। टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि उनको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, कब उनके एग्जाम होंगे, एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो बेसिकली सब कुछ टीचर ही डिसाइड करती है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर एक फैसिलिटेटर होती है, ये स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और टीचर बस स्टूडेंट को कुछ चीजें फैसिलिटेट करवाती है, मतलब वो स्टूडेंट को उन चीजों को अरेंज करवाती है जो उसको लर्निंग में
हेल्प करेंगी। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में मार्क्स बेस्ड असेसमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हर टर्म के बाद बच्चों के एग्जाम होते हैं। उन एग्जाम के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, और उन्हीं एग्जाम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सबसे इंटेलिजेंट है और कौन लाइफ में सबसे ज्यादा अचीव करेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे की असेसमेंट एक डिटेल्ड रिपोर्ट्स में की जाती हैं। मतलब बच्चे ने आज तक जो भी क्लास में किया है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी जाती है, और उस रिपोर्ट को पढ़कर पेरेंट्स ये जान पाते हैं कि बच्चा किस चीज में ज्यादा आगे है और उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड किस तरफ है, और आगे जाके उसको क्या बनना चाहिए। अब जो हम डिफरेंस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में अगर बच्चा फेल होता है तो यह माना जाता है कि बच्चा स्टूपिड है, लेजी है या डम्ब है। फेल होने पे उस फेलियर को बच्चे का फेलियर माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में यह माना जाता है कि बच्चा खुद डिसाइड करता है कि वो क्या पढ़ेगा, कब पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम का इसमें यह रोल होता है कि वो बच्चा जो भी चीज चाहे वो उसको प्रोवाइड करे। अगर बच्चा सोलर सिस्टम के बारे में सीखना चाहता है तो स्कूल उसे नाइट स्काई पे फोकस करने को सिखाए, या फिर प्लेनेटेरियम लेके जाए, या फिर ऑडियो या वीडियो कैसेट्स दिखाए जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया हो। तो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बच्चा सीखना चाहता हो उसको सीखने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में अगर बच्चा फेल होता है, मतलब बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है, तो उसको हम सिस्टम का फेलियर मानते हैं, ना कि चाइल्ड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में फेलियर ऑफ चाइल्ड नामक कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसे सिस्टम का फेलियर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस कि जब बच्चा फेल होता है उसका क्या मतलब होता है? कि चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज द आंसर्स प्रॉपरली। ये तो गलत है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे ने अच्छे से रट्टा नहीं लगाया है। चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, ये भी गलत है, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए। बच्चे को स्कूल में और घर पे ही इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि वो एग्जाम में या असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। द सिस्टम हैज फेल्ड, ये है इसका आंसर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो इसका मतलब है कि सिस्टम फेल हुआ है, बच्चा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कैच है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस। लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में हमें कभी भी कंफ्यूजन हो कि क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में या किस पर्सपेक्टिव से पूछा गया है, तो टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में से हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रेफरेंस देनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे वापस लौटें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। तो अगर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा लिया जाए तो इसका मतलब है कि हम टीचिंग सेंटर्ड यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। पहली ऑप्शन है अडॉप्टिंग द चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में स्टूडेंट यानी कि लर्नर पे फोकस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो इतना सीधा क्वेश्चन है कि मैं बाकी ऑप्शंस को ट्राई भी नहीं करूंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अच्छे से पढ़ा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर्स में आए हैं वो भी हमने किए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना भूलिएगा जिसमें हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिस्कस किया है, और उस वीडियो के एंड में हमने